हमें लगता था कि हम अपने सोलर सिस्टम को अच्छी तरह जानते हैं, पर ऐसा नहीं है। न्यू रिसर्चेस से पता चला है कि हमारे सोलर सिस्टम के पास ही एक अनसीन 9th प्लैनेट भी हो सकता है, और ये शायद बहुत बड़ा हो। प्लूटो से 5000 गुना बड़ा और अर्थ के मास से 10 गुना ज्यादा बड़ा। एस्ट्रोनॉमी में हमारा सपना ज्यादा रेवोल्यूशन से नहीं होता, लेकिन ये डिस्कवरी काफी बड़ी है। ये सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि हम काफी टाइम से यूनिवर्स पर नजर रखे हुए हैं, फिर भी हमें 9th प्लैनेट कभी दिखाई ही नहीं दिया। अगर ये प्लैनेट 9 वाकई मौजूद है तो ये कैसा दिखता होगा? क्या ये कोई रॉकी सुपर अर्थ की तरह है, कोई आइस मेगा प्लूटो या गैसी मिनी नेपच्यून? क्या प्लैनेट 9 किसी दूसरे स्टार से अलग हुई एलियन दुनिया है? और क्या ये सन से 100 बिलियन माइल्स दूर लाइफ को एक नया घर दे सकता है? विज्ञान शो पेश करता है मिस्ट्री ऑफ प्लैनेट 9। जरा रात को आसमान की तरफ देखिए। स्टार्स अपनी जगह फिक्स्ड मालूम होते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक उन्हें देखेंगे तो उनमें से कई अपनी जगह बदलते दिखेंगे। धीमी स्पीड वाली यही रोशनियां प्लैनेट्स हैं, रॉक या गैस के ऐसे बड़े बड़े टुकड़े जो हमारे होम स्टार सन का चक्कर काटते हैं। हमें लगता था ये प्लैनेट 9 है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें लगता है हम अपनी सोलर सिस्टम को अच्छी तरह से समझते हैं, हमें सारे प्लैनेट्स मिल गए। सच तो ये है कि हमने मिस कर दी बड़ी चीज। सन 2014 में एस्ट्रोनॉमर्स का एक ग्रुप काइपर बेल्ट को स्टडी कर रहा था। ये आईसी एस्टेरॉइड्स की एक बड़ी सी ऐसी पट्टी है जो नेपच्यून की ऑर्बिट के काफी बाहर मौजूद है। इनमें से ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स सन के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स एक छोटे ग्रुप को लेकर हैरान हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करता और वाइल्ड एक्सटेंडेड ऑर्बिट्स में मेन बेल्ट से काफी बाहर घूमता रहता है। काइपर बेल्ट से काफी बाहर मौजूद कोई चीज इन एस्टेरॉइड्स को इनके इलाके से बाहर ला रही है, और इसका साइज किसी बड़े प्लैनेट जितना है। कैलटेक एस्ट्रोनॉमर माइक ब्राउन ने इन अजीब ऑब्जर्वेशंस के बारे में सुना है और उन्होंने प्लैनेट थियरी को गलत साबित करने का फैसला किया है। हमने जब इन चीजों के इन अलाइनमेंट्स को देखा तो हमें लगा कि अब तो हर कोई ये कहेगा कि ये एक प्लैनेट दिख रहा है, लेकिन हमें बहुत स्ट्रांगली प्रूव करना है कि ये कोई प्लैनेट नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई नया प्लैनेट है ही नहीं। माइक ने अपने साथी कॉन्स्टेंटीन बटीगन से एक कंप्यूटर सिमुलेशन रन करने को कहा है, ताकि पता चले कि 9th प्लैनेट का काइपर बेल्ट पर क्या असर होता है। हैरानी की बात थी कि सिमुलेशन से ऐसी एलोंगेटेड ऑर्बिट्स का अंदाजा हुआ जो पहले देखी गई ऐसी ऑर्बिट्स जैसी ही थी, लेकिन इस सिमुलेशन ने एक सरप्राइज भी दिया। यह सरप्राइज था कि पहले सेट के ही परपेंडिकुलर रोग ऑर्बिट्स का एक दूसरा सेट भी होना चाहिए था। अगर माइक काइपर बेल्ट के अंदर इन अजीब चीजों को लोकेट कर सकते थे तो फिर प्लैनेट 9 का होना तय था। मैं इन स्टिमुलेशन रिजल्ट्स को माइक के ऑफिस ले गया, जो मेरे ऑफिस से थोड़ी ही दूरी पर है। मैंने उनसे कहा, देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो बोले, नहीं, 2012 DR30 नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ऑर्बिट तुम्हारे वाले ऑब्जेक्ट जैसी है। माइक का एस्टेरॉइड इन प्रेडिक्शन से काफी सिमिलर लगता है। वो ऐसे और ऑब्जेक्ट्स के लिए पुराने रिकॉर्ड्स देखते हैं और उन्हें ऐसे 4 और ऑब्जेक्ट्स इसी जगह पर मिल जाते हैं, लेकिन वो इस प्रेडिक्शन से आखिर कितने करीब हैं? मुझे याद है, मैं सोच रहा था कि हम अब डेटा यानी रियल ऑब्जर्वेशनल डेटा को मॉडल के ऊपर रखेंगे, और माइक ने कहा कि अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो हो सकता है कि मैं बेहोश हो जाऊं। थियरी कहती है कि उन्हें यहाँ पर और यहाँ पर होना चाहिए। मैंने तुरंत कैलकुलेशन की ताकि पता चल सके कि वो कहाँ थे, और फिर पता चला कि वो यहाँ है। 1 2 3 4 5 ये उन्हीं लाइंस पर हैं जहां हमने इसके बारे में प्रेडिक्ट किया था। जैसे ही हमने ये सब देखा, हमारा शक दूर हो गया और हम ये सोचने लगे कि अब हमें इसके बारे में सबको बता देना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्चुअली है। माइक और कॉन्टेस्टीन सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सीक्रेट को अनलॉक कर चुके हैं। प्लैनेट 9 वाकई असली था
और इसका साइज शायद हमारी अर्थ के मास से 10 गुना तो होगा। हम अपने मून या प्लूटो जैसी किसी चीज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं प्लेनेट साइज वाली किसी चीज की, और इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट इन चीजों पर असर डाल रहा है। प्लैनेट 9 मौजूद है ये प्रूव करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स को ये अपने टेलीस्कोप से नजर आना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कंप्यूटर सिमुलेशन से इसकी लोकेशन का एक ब्रॉड आइडिया ही मिलता है और प्लैनेट 9 बहुत दूर है और बेहद धुंधला सा दिखता है। हम प्लैनेट्स के जहां मिलने की उम्मीद करते हैं ये उस जगह से काफी दूर है। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में है तो ज्यादातर इसकी लाइफ सन से इतनी दूर बीतती है कि हम इसे मिस कर गए। तो प्लैनेट 9 भला कितनी दूर है? इसकी विशाल ऑर्बिट को समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसका एक स्केल मॉडल बनाया जाए और शायद ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वर्किंग स्केल मॉडल होगा। प्लैनेटरी साइंटिस्ट केविन वॉल्श इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे और वो शुरुआत कर रहे हैं सन के साइज से। तो अभी हमारे पास है ये किक बॉल, यही आज हमारे मिनी सोलर सिस्टम के स्केल को सेट करने वाली है। तो हर चीज को सन के साइज के हिसाब से ही छोटा किया जाएगा। केविन फिलहाल इनर रॉकी प्लैनेट्स की पोजीशन को तय कर रहे हैं। इन चारों को एक स्केल पर सन के 54 मीटर के दायरे में लगाया जा रहा है और हर प्लैनेट किसी पेपर कोन से ज्यादा बड़े साइज का नहीं लगेगा। इसे एक वर्किंग सोलर सिस्टम बनाने के लिए हमें ड्रोन्स की जरूरत होगी। हर ड्रोन एक अलग प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और ऑर्बिट स्पीड्स को इस तरह सेट किया गया है ताकि एक अर्थ ईयर को सिर्फ 30 सेकंड में कंप्लीट किया जा सके। ये अभी से साफ हो गया है कि ये इनर प्लैनेट्स कितने नजदीक हैं और किस तरह पास वाले प्लैनेट्स दूर वाले प्लैनेट्स के मुकाबले ज्यादा जल्दी चक्कर लगाते हैं। सिस्टम का स्केल एकदम करेक्ट है। हमने जो डिस्टेंस मेजर किया है वो सन की तरफ प्लैनेट्स के बीच की स्केल डाउन डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमने अभी तक साइज का सही स्केल नहीं बनाया है। लेकिन जूम इन करने और ये देखने के लिए कि इस स्केल पर हमारे प्लैनेट्स कितने छोटे होंगे, हमें इस वायल को देखना होगा। मैं इन चीजों को हाथ में निकाल रहा हूं। आपको मर्क्यूरी तो शायद ही दिख रहा होगा। इसका साइज किसी पिन हेड जितना है, इसका कलर ऑरेंज है और ये बहुत छोटा सा है। ये येलो वाला वीनस है, ये ब्लू वाला अर्थ और ये मार्स। एक दूसरे के नजदीक इन रॉकी प्लैनेट से काफी दूर है पहला गैस जायंट प्लैनेट जुपिटर। इस स्केल पर यह सन से एक फुटबॉल फील्ड से थोड़ी ज्यादा दूरी पर है। 120 मीटर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं जुपिटर तक, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। लेकिन इस साइज स्केल के हिसाब से भी जुपिटर का साइज सिर्फ एक लॉलीपॉप जितना ही है। सैटर्न तक पहुंचने के लिए एक और फुटबॉल फील्ड जितनी दूरी तय करनी होगी। अब हम इस लेक बेड से आगे देख रहे हैं। मुझे ड्रोन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं जिन्होंने काफी दूरी तय कर ली है। यूरेनस तक की दूरी तो और भी ज्यादा है। ये फुटबॉल के 3 फील्ड्स जितनी या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई जितनी दूरी पर है। लग रहा है कि आउटर सोलर सिस्टम में काफी तेज हवा चल रही है। मुझे चिल्लाकर बात करनी होगी। यहाँ वाकई बहुत तेज हवा है। यूरेनस के बाद नेपच्यून तक की दूरी ऑलमोस्ट 180 मीटर्स है। प्लैनेट 9 की डिस्कवरी से पहले हमें लगता था कि नेपच्यून ही सूर्य से सबसे दूर मौजूद प्लैनेट था। यह हमारे स्केल मॉडल के मुताबिक सूर्य से अप्रोक्सीमेटली 800 मीटर्स दूर है, लेकिन नेपच्यून की ये दूर दराज ऑर्बिट भी प्लैनेट 9 की ऑर्बिट के मुकाबले कुछ नहीं। अब हम नेपच्यून के ऑर्बिट तक पहुंच गए हैं, लेकिन इससे भी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग ही कहा जाएगा। हमें फीट में मापना छोड़कर माइल्स में मेजरमेंट शुरू करना होगा। हमें प्लैनेट 9 तक पहुंचने के लिए कार चाहिए। प्लैनेट 9 की जो ऑर्बिट है वो बेहद इलिप्टिकल है। सूर्य से इसकी सबसे नजदीकी दूरी भी 19 बिलियन माइल्स है।
ये नेपच्यून की ऑर्बिट से 6 गुना ज्यादा चौड़ी है और सबसे दूर वाली जगह पर प्लैनेट 9 112 बिलियन माइल्स दूर है और इस स्केल पर ये दूरी किकबॉल साइज के हमारे सन से करीब 18 माइल्स है। यहाँ रोड खत्म हो जाती है जहाँ हमने सोलर सिस्टम की शुरुआत की थी, वहाँ से अब हम करीब 18 माइल्स आ चुके हैं, लेकिन सोलर सिस्टम के स्केल पर ये दूरी 100 बिलियन माइल से भी ज्यादा होगी। हमें प्लैनेट 9 के ऑर्बिट के सबसे दूर वाले हिस्से तक पहुँचने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये तो हुआ स्केल, लेकिन हमें ये नहीं पता कि प्लैनेट 9 दिखता कैसा होगा, पर इसका साइज शायद इस छोटी सी बॉल जितना होगा। तो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए चैलेंज ये है कि 18 माइल दूर से भी किसी छोटी बॉल को कैसे देखें। हमें यही काम करना है। अगर प्लैनेट 9 मौजूद है तो इसकी एक और खूबी है जिससे इसे देखना बहुत मुश्किल होगा। इसकी ऑर्बिट बहुत ही स्लो है। एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेट्स को उनके बैकग्राउंड स्टार्स के साथ वाली उनकी मूवमेंट के जरिए ढूंढते हैं, लेकिन प्लैनेट 9 तो अपनी जगह से जैसे हिलता ही नहीं। याद रखिए कि करीब 29 किलोमीटर दूर 800 मीटर के छोटे से दायरे में इनर सोलर सिस्टम मौजूद है, जहां उन ऑर्बिट्स को 1 साल या उससे कम लगता है। वहीं मर्क्यूरी 88 दिन में सन के चक्कर लगा लेता है। तो यहाँ बेशक काफी तेज हवा है, लेकिन फिर भी हमें प्लैनेट 9 में ज्यादा मोशन नजर नहीं आ रहा है। हमें सन के चारों तरफ इसकी ऑर्बिट कुछ खास नहीं दिख रही। यहाँ अहम बात यह है कि ये सन से इतना दूर है कि इसकी ऑर्बिट को 10,000 साल से भी ज्यादा लगते हैं। अब जरा अर्थ से इसकी तुलना कीजिए, जो 1 साल में सन का चक्कर लगा लेती है। 10,000 साल बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका मोशन बहुत स्लो है। हम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसकी मूवमेंट बहुत स्लो है और इसलिए इसका नजर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो रोजाना बहुत थोड़ा सा मूव कर रहा है। हमारे टेलीस्कोप्स को प्लैनेट 9 को देखने में कई साल लग सकते हैं और तब तक हमारे साइंटिस्ट्स सिर्फ ये स्पेकुलेट ही कर सकते हैं कि ये मिस्टीरियस दुनिया कैसी होगी। हम फिलहाल अंदाजा लगा रहे हैं कि प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं कि ये कैसा होगा। मतलब हम जो चाहे वो इमेजिन कर सकते हैं। साइंटिस्ट इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि इसके बारे में कुछ पक्की इन्फॉर्मेशन मिले। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? साइंस के हिसाब से 3 पॉसिबिलिटीज हैं और पहली वाली कमाल की है। प्लैनेट 9 उन्हीं मटेरियल्स से बना हो सकता है जिनसे अर्थ बनी है, लेकिन ये इससे 10 गुना बड़ा हो सकता है, यानी एक रॉकी सुपर अर्थ। लेकिन सन से इतनी दूर होने की वजह से ये विशाल रॉकी प्लैनेट दिखेगा कैसा? इस अजीब वोल्केनिक प्लैनेट पर आग से बने निशान हैं, जो डीप स्पेस के ठंडे अंधेरे से न जाने कैसे निकलता है। प्लैनेट 9 अर्थ जैसी रॉक से ही बना हो सकता है, लेकिन ये इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इसे कह सकते हैं रॉकी सुपर अर्थ। यूनिवर्स पर नजर डाल के हम समझ गए थे कि सबसे कॉमन टाइप ऑफ प्लैनेट होना चाहिए हमारी पूरी गैलेक्सी में, जो हमारे पास नहीं है। उसे कहते हैं सुपर अर्थ। जब कोई प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के सामने से गुजरता है तो उसकी लाइट में होने वाली हल्की सी कमी को नापकर केपलर स्पेस टेलीस्कोप नए वर्ल्ड्स को ढूंढता है। केपलर जिन ज्यादातर एलियन सोलर सिस्टम्स को खोजता है उनकी सुपर अर्थ्स होती हैं। तो हमारे स्टार की कोई सुपर अर्थ क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लैनेट 9 हमारा ही मिसिंग सुपर अर्थ हो? अगर प्लैनेट 9 कोई रॉकी सुपर अर्थ है तो ये नजदीक से दिखता कैसा होगा? प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट जेनी रेडिबा को लगता है कि प्लैनेट 9 आग और बर्फ की एक हैरत अंगेज दुनिया होगी। इस वक्त हम आइसलैंड में हैं और इसके खूबसूरत वोल्केनिक लैंडस्केप के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं। ये एक ऐसी परफेक्ट जगह है जहां से पता चलेगा प्लैनेट 9 पर क्या हो रहा है, अगर वो कोई रॉकी सुपर अर्थ हो। ये ब्लैक माउंटेन्स और लावा फ्लोज उस हीट से बने हैं जो अर्थ के बनने के दौरान बचकर सरफेस पर पहुंच गई थी। प्लैनेट 9 और भी ज्यादा इंसुलेटिंग रॉक्स से बना है, तो उसके अंदर तो ऐसी और भी हीट मौजूद होगी। हम एक ऐसी बॉडी की बात कर रहे हैं जिसका मास अर्थ से 10 गुना ज्यादा हो। ये इतनी बड़ी है कि लगता है इसमें बहुत ज्यादा इंटरनल हीट होगी। भले ही ये सोलर सिस्टम में बहुत दूर है, सन से भी बहुत दूर है, फिर भी इसमें अपनी बहुत सारी एनर्जी होगी।
प्लैनेट 9 के सरफेस पर उतरने के बाद शायद एक बहुत ही बेरहम दुनिया का सामना करना पड़े। ये सन से बिलियंस ऑफ माइल्स की दूरी पर मौजूद है, इसीलिए इसकी सरफेस पर दूर दराज तारों की चमक और जबरदस्त जियोलॉजिकल एक्टिविटी की लाली ही नजर आएगी। हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम किसी सुपर रॉकी अर्थ प्लैनेट 9 पर हो तो वहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल ऐसा ही होगा। वहाँ हर वक्त वोल्केनोज इरप्ट होते रहते होंगे और साथ ही हमें वहाँ बहुत सारी बर्फ दिखाई देगी, जिसकी वजह होगी कि वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ठंडा होगा कि उसके कुछ हिस्से कंडेंस होकर सरफेस पर सेटल हो चुके होंगे। वहां पर वोल्केनोज होंगे, वहां पर कैनियंस होंगे, वहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स होंगी, माउंटेन्स बन रहे होंगे। ये सारे प्रोसेस वहां पे भी चल रहे होंगे, जबकि हम इसे आउटर सोलर सिस्टम में मौजूद एक ठंडी जमी हुई और बेजान दुनिया समझते हैं। जब गर्म लावा सरफेस पर पहुंचता है तो ये स्पेस की ठंडक में फौरन जम जाता है, जिससे ऑब्सीडियन कहलाने वाला एक अजीब सा वोल्केनिक ग्लास बनता है और इसकी ये बात आइसलैंड के सब जीरो वोल्केनोज से मेल खाती है। चलिए इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसे लैंडस्केप में हैं जहां स्टार्स की रोशनी है और वोल्केनोज के फटने की वजह से फैल रहे लावा की लाल चमक भी मौजूद है और इसके अलावा गैसेस भी मौजूद है जो फौरन बर्फ की शक्ल में बदलकर नीचे स्नो के तौर पर गिर रही है। ये लैंडस्केप वाकई बहुत मैजिकल होगा। विशाल रॉकी प्लैनेट 9 का मामला बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये एक जीते जागते वोल्केनिक वर्ल्ड की शानदार तस्वीर पेश करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। अगर प्लैनेट 9 वाकई एक सुपर अर्थ है तो ये बना कैसे और ये बना कहां पर? हमारे सोलर सिस्टम में और कोई सुपर अर्थ नहीं है और जो हमें दूसरे स्टार्स के आसपास नजर आती है वो अपने स्टार से बहुत करीब है। तो फिर हमारी सुपर अर्थ इतनी दूर हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर कैसे पहुंच गई? प्लैनेट 9 के एक रॉकी सुपर अर्थ बनने के लिए यह जरूरी रहा होगा कि वो इनर सोलर सिस्टम में बने और फिर अपनी मौजूदा पोजीशन में पहुंच जाए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि शुरुआती सोलर सिस्टम में इतना रॉकी मटेरियल बचा हुआ नहीं था कि उससे विशाल प्लैनेट 9 भी बन जाए, और मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स भी। ये सोचना मुश्किल है कि अगर अर्थ से 10 गुना ज्यादा मास वाला कोई प्लैनेट बनता और उसके बावजूद आज मौजूदा रॉकी प्लैनेट्स भी बन पाते। अब वक्त है एक नई थियरी का। अगर प्लैनेट 9 आउटर सोलर सिस्टम में बर्फ से बनता तो कैलकुलेशंस हमें बताती हैं कि ये अर्थ के मास से 10 गुना बड़ा होना चाहिए था, और अगर कोई इतनी बड़ी बर्फीली दुनिया होती तो उसका लिक्विड वाटर वाला अपना एक इंटरनल ओशन भी रहा होता। वहां एक नई दुनिया सामने आती है जहां आइसी गीजर्स जमी हुई सतह की दरारों से बाहर निकलते हैं और इसके नीचे सोलर सिस्टम में लिक्विड वाटर की सबसे बड़ी बॉडी मौजूद होती है। जिन प्लैनेट से हमारा सोलर सिस्टम बनता है वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। सन के सबसे नजदीक मौजूद 4 प्लैनेट्स रॉक्स से बने हैं। उसके बाद वाले 4 ज्यादातर गैस से बने हुए हैं। नेपच्यून से आगे गैस की जगह बर्फ ले लेती है, जिससे कई दूसरे वर्ल्ड्स बने हैं। ये है काइपर बेल्ट, वाटराइज्ड एस्टेरॉइड्स की एक जमी हुई दुनिया। यहाँ ऐसे मिलियंस हैं। काइपर बेल्ट स्पेस की वो जगह है जो नेपच्यून की ऑर्बिट से बाहर है, और ये दूरी अर्थ से सन की दूरी से 50 गुना ज्यादा है, यानी कि ये काफी दूरी पर है। और यहाँ पर मौजूद है आइसी बॉडीज। ये बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं और इनमें से कुछ रॉक्स और दूसरी चीजें भी हैं, पर ज्यादातर बर्फ है। शायद प्लैनेट 9 भी इन्हीं मटेरियल्स से बना है। ये काइपर बेल्ट के सबसे बदनाम मेंबर प्लूटो का एक बड़ा वर्जन है। प्लूटो को 1930 में क्लाइड टाम्बाउ ने ढूंढा था। इस छोटी सी बर्फीली दुनिया को फौरन ही 9th प्लैनेट बता दिया गया। ये हमारे मून से भी छोटा था, लेकिन 1990s में माइक ब्राउन और कुछ दूसरे लोगों ने प्लूटो के साथ ऑर्बिटिंग करती हुई बर्फीली दुनियाओं का पता लगा लिया।
प्लूटो काइपर बेल्ट में मौजूद एक आम ऑब्जेक्ट था और फिर इसका दर्जा घटाकर ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया गया, जिससे दुनिया को बड़ी निराशा हुई। ये आइडिया हर किसी को पसंद आ रहा है कि मैंने प्लूटो का आइडिया खत्म किया और अब मैं एक नया 9th प्लैनेट लाकर उसकी कमी पूरी कर रहा हूं। हमने जब प्लैनेट 9 को ढूंढना शुरू किया था तो उससे काफी पहले ही मेरी बेटी ने सजेस्ट किया कि आपको एक नया प्लैनेट ढूंढना चाहिए, और अगर ऐसा प्लैनेट मिलता है तो फिर से 9th प्लैनेट हो जाएंगे और हर कोई फिर से आपको पसंद करने लगेगा। अगर प्लैनेट 9 एक आईसी काइपर बेल्ट वर्ल्ड है तो ये अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी दुनिया होगी। प्लूटो फिलहाल काइपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसका मास अर्थ के मुकाबले 1% से भी कम है, जबकि प्लैनेट 9 का मास अर्थ से 10 गुना ज्यादा है। तो काइपर बेल्ट के सबसे बड़े नोन ऑब्जेक्ट और प्लैनेट 9 के साइज के बीच हजारों गुना मास का फर्क है। तो हम बात कर रहे हैं सुपर मेगा अल्ट्रा प्लूटो की, जो बहुत बहुत बड़ा है। ये जानना बहुत मुश्किल है कि इस तरह की कोई आइस बॉल कैसी दिखती होगी। ये सोचना बहुत अजीब बात नहीं होगी कि इस जगह पर अब भी इंटरनल जियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही है जो इस दुनिया को बेहद ठंडा और बेजान होने से बचा रही है। अगर हम अंधेरे से इस हाइपोथेटिकल मेगा प्लूटो प्लैनेट 9 पर नजर डालते हैं तो हमें एक बड़ी सी बर्फीली दुनिया मिलती है। यहाँ किसी सुपर प्लैनेट 9 के मुकाबले कहीं कम रॉक है, लेकिन बर्फ के मास से ही इतनी ग्रेविटी बन जाती है ताकि वहाँ कोर के गहराई वाले हिस्से में भी हीट जनरेट हो सके। किसी प्लैनेट को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है मास। क्या इसके पास अंदरूनी हिस्से को गर्म रखने लायक मास है? जिस चीज का मास अर्थ से 5 से 10 गुना ज्यादा हो, उसका अंदरूनी हिस्सा गर्म होगा। नजदीक से देखने पर यहाँ सरफेस पर जबरदस्त एक्टिविटी दिखती है, लेकिन ये वोल्केनोज वाटर आइस उगलते हैं, लावा नहीं। अगर जायंट प्लूटो जैसी कोई चीज मौजूद हो तो ये बहुत अमेजिंग लैंडस्केप होगा। यहाँ पर आइस वोल्केनोज जमे हुए पानी के जेट्स छोड़ते होंगे, यहाँ बर्फ बरसती होगी। हो सकता है कि इस लैंडस्केप में ऐसे हजारों इरप्शंस होते रहते हों। ये ड्रामेटिक बर्फीला इलाका एक सीक्रेट वर्ल्ड का गेटवे है, यानी एक ऐसे बड़े से समुद्र का दरवाजा जहां पानी और आइस क्रिस्टल्स मिली-जुली शक्ल में है। शायद ये सोलर सिस्टम में अकेली सबसे बड़ी वाटर बॉडी है। यहाँ इतनी गर्मी जरूर मौजूद होगी कि उससे यहाँ पानी बना रहता है। तो ये कोई टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लैनेट नहीं है और ना ही ये कोई यूरेनस या नेपच्यून है। बेशक ये एक मेगा ओशियन वर्ल्ड है, लेकिन शायद ये बहुत ठंडा है। मेगा प्लूटो प्लैनेट 9 की सतह रॉकी लगती है, लेकिन ये सतह दरअसल वाटर आइस है जो जमकर ग्रेनाइट से भी सख्त हो गई है। ये बर्फीली चट्टानें दिखने में काली लगती हैं क्योंकि इन्हें काफी दूर पर हुए गैलेक्टिक एक्सप्लोजन्स की अजीब सी केमिस्ट्री का सामना करना पड़ा है। ये सन से इतनी दूर है कि ये सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी हिस्से में मौजूद है। यहाँ लगातार गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस की बौछार होती रहती है। सन से आने वाले सोलर विंड्स के साथ साथ दूसरे स्टार से स्टेलर विंड्स भी इसकी तरफ आते हैं। कॉस्मिक रेज प्लैनेट 9 से टकराकर उसकी सतह पर मौजूद केमिकल्स को तोड़ती रहती हैं। इससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इनमें ऑर्गेनिक थोलिन्स शामिल हैं। ये वही मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से प्लूटो की सतह रस्टी ब्राउन नजर आती है। तो अब क्योंकि हमने प्लूटो को देखा हुआ है, हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि कोई आइसी वर्ल्ड कैसा दिखेगा। और जरूरी नहीं है कि प्लैनेट 9 का सरफेस किसी विंटर वंडरलैंड जैसा हो सकता है उसके कलर्स रिच और अर्थी हो। और क्योंकि मेगा प्लूटो प्लैनेट 9 इतना एक्टिव है तो ये सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओशन में पहुंचकर इस प्लैनेट के इंटीरियर को भी इसी रंग में रंग देते होंगे। इस प्लैनेट का कलर ऑर्गेनिक रिच रेडिश कलर का होगा। इस प्लैनेट का डीप इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता होगा, यानी बिल्कुल किसी शरबत की तरह। हो सकता है कि ये कलर ऑरेंज हो, पर ये ठंडा जरूर होगा। क्या प्लैनेट 9 एक बर्फीला मेगा प्लूटो है? प्रॉब्लम है इसका स्केल। काइपर बेल्ट में मौजूद प्लूटो और दूसरी चीजें छोटी हैं, तो इन्हीं बिल्डिंग मटेरियल ने एक साथ मिलकर इतना बड़ा प्लैनेट कैसे बना लिया?
कुइपर बेल्ट पर नजर डाले तो वहाँ पर छोटी छोटी आइसी बॉडीज नजर आती हैं। वहाँ पर बड़ा कुछ नहीं है। ये इत्तेफाक नहीं है कि डस्ट और गैस की जिन डिस्क से प्लैनेट्स बने उनमें सन के नजदीक ज्यादा स्टफ था, और जब तक ये स्टफ प्लूटो वाली जगह पहुँचा तब इतना मटेरियल नहीं था कि उससे अर्थ के मास से 5 से 10 गुना बड़े मास वाला कोई प्लैनेट बन पाता। तो अगर प्लैनेट 9 बर्फीले बाहरी सोलर सिस्टम में नहीं बना और ये रॉकी इनर सोलर सिस्टम में भी नहीं बना, तो ये बना कहाँ? इस बात की गुंजाइश ज्यादा है कि प्लैनेट 9 हमारे सोलर सिस्टम के बीच वाले गैस रिच जोन में बना, जहां जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून भी बने थे। गैस से बना प्लैनेट 9 नेपच्यून जैसा भी हो सकता है, पर शायद उससे छोटा, एक मिनी नेपच्यून। लेकिन ये दूसरे गैस जायंट्स के मुकाबले इतनी दूर तक कैसे पहुंच सकता है, और ये कैसा नजर आएगा? जरा एक अजीब सी ट्रांसलूसेंट दुनिया के बारे में सोचिए, जो अंधेरे में गहराई पर रहने वाले किसी बड़े से क्रिएचर जैसी चमकती हो। हमारे सोलर सिस्टम के किनारों पर हैरान करने वाली ऑर्बिट्स हैं, जो हलचल पैदा कर रही हैं। कहीं ये कोई प्लैनेट तो नहीं? हैरानी की बात है कि हम आसमान में दूसरे स्टार्स के चारों तरफ घूमने वाले हजारों प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन कैसे हम अपने ही सोलर सिस्टम में एक बड़े प्लैनेट को मिस कर सकते हैं? प्लैनेट 9 के बारे में हम करीब करीब कुछ नहीं जानते, फिर भी इसके मौजूद होने की पॉसिबिलिटी है। साइंस हमें कुछ हैरान करने वाले ऑप्शंस देती है। ये एक पथरीली दुनिया हो सकती है जिसके सेंटर में आग हो, या फिर एक आइसी वर्ल्ड जिसमें हो एक जायंट स्लशी ओशन। लेकिन दोनों थियरीज से जुड़ी प्रॉब्लम की वजह से कुछ नई बातें सामने आई हैं। तो अगर ये रॉकी मेटेलिक सुपर अर्थ नहीं है और ये प्लूटो जैसी बर्फ की कोई बड़ी बॉल भी नहीं है, तो ये क्या है? तो इसका जवाब है एक गैस जायंट। तो यही पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा दमदार लगती है, एक गैस जायंट। जब आप प्लैनेट 9 के मास के बारे में सोचते हैं और ये फिलहाल कहाँ है, तो मुझे यही लगता है कि ये शायद नेपच्यून का मिनिएचर वर्जन है। गैस से बने बड़े प्लैनेट्स को हमारे सोलर सिस्टम का मॉन्स्टर्स कहा जा सकता है। अर्थ जैसी किसी सॉलिड सरफेस के बजाय गैस जायंट्स का एटमॉस्फेयर बहुत घना और उथल पुथल भरा होता है, जिसकी मोटाई हजारों लाखों किलोमीटर होती है, और ये इनके छोटे से रॉकी कवर्स को छुपाए रखती है। जुपिटर सबसे बड़ा गैस जायंट है। इसका मास अर्थ से 300 टाइम्स से भी ज्यादा है। जुपिटर से आगे बढ़ें तो गैस जायंट्स और छोटे होते जाते हैं। यह है सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून, जिसका मास अर्थ से करीब 17 टाइम्स ज्यादा है। अगर प्लैनेट 9 एक गैस जायंट है तो ये और भी छोटा होगा, एक मिनी नेपच्यून जैसा। अगर प्लैनेट 9 एक मिनी नेपच्यून है, अगर ये काफी कुछ नेपच्यून जैसा है, तो ये अर्थ जैसे किसी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जैसा नहीं होगा और जुपिटर जैसे किसी गैस जायंट जैसा भी नहीं होगा। मुझे लगता है नेपच्यून इन दोनों के बीच की चीज है और इसका कोर ज्यादा रॉकी होगा, पर एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि ये ज्यादातर आइस से बना है। इसमें मीथेन है, पानी है, दूसरी कई चीजें हैं और इसके ऊपर एक बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर है। नेपच्यून के घने बादलों का रंग नीला है और इनमें मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन प्लैनेट 9 का एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट हो सकता है। सन से इतनी दूरी पर मौजूद कोई मिनी नेपच्यून कैसा दिखता होगा? शायद ये किसी जेलीफिश जैसा लगता होगा जो ट्रांसल्यूसेंट होती है, जिसके अंदरूनी ऑर्गेनिज्म को आप देख सकते हैं और इस केस में आप प्लैनेट के अंदरूनी हिस्सों पर नजर डाल सकते हैं। बेशक यहाँ एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट हो सकता है, लेकिन ये प्लैनेट शांत बिल्कुल नहीं है। इसके अंदरूनी हिस्से में थंडरस्टॉर्म और हल्की रोशनियां चमकती रहती हैं, क्योंकि दूर दराज स्टार्स से आने वाली सोलर विंड्स इस प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड्स तक पहुंचती है। अगर हम प्लैनेट के अंदरूनी हिस्से को देखें तो हमें ये कुछ ऐसा लगेगा जैसे डीप सी के खूबसूरत ऑर्गेनिजम्स हों जो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। और अगर इस प्लैनेट को कंपेयर किया जाए तो यहाँ हमें डीप ओशन के अंधेरे के मुकाबले स्पेस के अंधेरे जैसा ज्यादा नजर आएगा।
प्लैनेट 9 के अंदर गहराई से देखने पर शायद वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी चीज स्टडी करने का अनोखा मौका मिलेगा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। यह है एक जायंट प्लैनेट का कोर। हम उन पर नजर नहीं डाल सकते, स्टडी नहीं कर सकते, ये भी नहीं जानते कि वो कितने बड़े हैं। प्लैनेट 9 ऐसे ही बन रहे कोर्स में से एक था, जो जब एक बड़ा प्लैनेट बन रहा था तो उसकी ग्रोथ रुक गई और ये सोलर सिस्टम के दूर वाले हिस्से में पहुंच गया। हम शायद ये देख सकें कि वो मटेरियल एग्जैक्टली क्या था और वो क्या प्रोसेस था जो इसे एकजुट कर रहा था। ये ऐसा है जैसे किसी बड़े प्लैनेट को बीच से काटकर उसके अंदर देखना। किसी गैस वाले प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में देख पाने का मौका एक ऐसा खास मौका है जो हमें अभी तक अपने सोलर सिस्टम में नहीं मिला था, क्योंकि जो गैस प्लैनेट्स आज हमें नजर आते हैं उनका ज्यादातर नजारा उन पर मौजूद बादलों से धूप के टकराने की वजह से धुंधला हो जाता है और ये बादल एटमॉस्फेयर में काफी ऊंचाई पर होते हैं। वहाँ ऐसा कोहरा और पार्टिकुलेट्स होते हैं जो हमारी अर्थ पर मौजूद बादलों की ही तरह गैलेक्सी में दूर तक देख पाने के हमारे व्यू को रोक देते हैं। शायद प्लैनेट 9 हमें अपने अंदर झांकने दे, हमें एक तरह का प्लैनेटरी एक्सरे करने दे और उन पर वॉकिंग करने के बारे में भी हमें थोड़ा जानने दे। क्या प्लैनेट 9 कोई मिनी नेपच्यून हो सकता है? हैरत की बात है कि हमारे सोलर सिस्टम में किसी एक्स्ट्रा गैस जायंट की पॉसिबिलिटी नई बात नहीं है। सन 2011 में साइंटिस्ट्स ने सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हमारे सोलर सिस्टम की इंफॉर्मेशन की नकल करने की कोशिश की, लेकिन जब तक उन्होंने इस मिक्सचर में एक एक्स्ट्रा गैस जायंट प्लैनेट नहीं जोड़ा, उनके मॉडल कामयाब नहीं हुए। हमारे करंट सोलर सिस्टम को रिप्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक साइंटिस्ट ने ये खोजा कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम में एक 5वां बड़ा प्लैनेट जोड़ दें तो वो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से इजेक्ट हो जाएगा और फिर उतने ही प्लैनेट्स बचेंगे जितने आज हमारे पास हैं। तो कहीं प्लैनेट 9 वही गुम हुआ गैस जायंट तो नहीं जिसके बारे में सुपर कंप्यूटर्स ने प्रेडिक्ट किया था? कंप्यूटर मॉडल्स दिखाते हैं कि जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से ये इजेक्ट हो गया था, लेकिन क्या प्लैनेट 9 फिर अपनी ग्रेविटेशनल खूबियों की वजह से हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर टिक गया? कभी कभी मैथमेटिकल मॉडल्स ऐसे प्रेडिक्शंस करते हैं जो इम्पॉसिबल हो, फिर वो मिल जाते हैं। हमें पता है अगर बनते हुए प्लैनेट्स के बीच एक मिनी नेपच्यून को शामिल कर दे तो मॉडल्स बेहतर ढंग से काम करेंगे। हो सकता है आखिरकार हमें वो की मिल गई हो, प्लैनेट 9। हम ऐसे जायंट प्लैनेट के बारे में जानते हैं जो इजेक्शन का शिकार हुए। वैज्ञानिकों ने इजेक्टेड प्लैनेट्स को स्टार्स के बीच वाले खुले स्पेस में फ्लोट करते देखा है। तो कहीं प्लैनेट 9 के साथ भी ऐसा ही कुछ तो नहीं हुआ? ये हो सकता है कि अर्थ से भी कोई बड़ा प्लैनेट बन रहा हो। डिस्क के इस कमाल के एरिया में कोई सुपर अर्थ जैसी चीज, कोई गैस जायंट बनने की राह पर हो, जहां ये बहुत सारे मटेरियल्स के बीच खींच कर आ गई हो और जुपिटर जैसे जायंट प्लैनेट बन गई हो। फर्क ये है कि जुपिटर के ज्यादा नजदीक आने से पहले ही ग्रेविटेशन की वजह से ये गायब के फीडिंग ग्राउंड से दूर होकर बाहरी सोलर सिस्टम से कुछ ज्यादा ही दूर चली गई हो। ऐसा हो सकता है। क्या प्लैनेट 9 वाकई एक फ्रोजन मिनी नेपच्यून है जो बाहरी सोलर सिस्टम के कियोस वाले इलाके में पहुंच गया है? फिलहाल तो हमें यही लगता है, लेकिन एक ऑप्शन और भी है। कुछ साइंटिस्ट्स को लगता है कि हो सकता है प्लैनेट 9 हमारे सन के आसपास बना ही ना हो। तो क्या ये हमारा प्लैनेट एक ऐसी एलियन दुनिया है जिसे किसी और स्टार ने छीन लिया? अगर मिस्टीरियस प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है तो ये सोलर सिस्टम में मिला अब तक का सबसे दूर वाला प्लैनेट है। ये नेपच्यून से भी करीब 20 गुना ज्यादा दूर है। तो आखिर ये वहां पहुंचा कैसे? क्या ये वहां बर्फ से बना था, या फिर एक रॉकी सुपर अर्थ, या एक मिनी नेपच्यून के तौर पर इनर सोलर सिस्टम से बाहर निकला था? इस बारे में रिसर्चेस तो चल रही हैं, लेकिन एक और ऑप्शन तो बहुत ही गजब का है। तो सवाल यह है कि अगर ये दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं, तो ये आया कहां से? इस बारे में एक और भी जवाब हो सकता है, और वो ये है कि प्लैनेट 9 आउटर स्पेस से आया एक एलियन विजिटर है। हमारा सन उन 200 बिलियन स्टार्स में से एक है जो मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे हैं।
इन ज्यादातर स्टार्स में शायद कई प्लैनेट्स होंगे और अब साइंटिस्ट्स को ये लगता है कि वक्त वक्त पर दो स्टार्स एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब से गुजरते हैं। नतीजा होता है प्लैनेटरी थेफ्ट। हमें पता है सन घूमता है गैलेक्सी में, हमें पता है दूसरे सोलर सिस्टम्स में दूसरे स्टार्स हैं। क्या ये हो सकता है कि सन किसी दूसरे सोलर सिस्टम के इतने करीब से गुजरे कि एक प्लैनेट ही चुरा ले? आज हमारा सन ओपन स्पेस में वैसे ही अकेला घूमता है जैसे ओपन ओशन में कोई यॉट, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। अगर हम 4.6 बिलियन ईयर्स पीछे जाएं, तो हमारा लोकल स्टार क्लस्टर कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर था और तब प्लैनेट 9 अब अपनी जगह बदल सकता था। सन एक ऐसी नर्सरी में पैदा हुआ जहां और भी हजारों स्टार्स थे। इस हार्बर में भी चारों तरफ बहुत सारी बोट्स, बहुत सारे नेबर्स मौजूद हैं और हमारे यंग सन के साथ भी ऐसा ही था। सन जैसे स्टार्स का जन्म स्टेलर नर्सरीज में होता है। ये गैस के ऐसे विशाल बादल हैं जो कोलैप्स हुए और इनमें हजारों लाखों स्टार्स बने जो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि स्टार्स की इसी तंग जगह में मौजूद अफरा तफरी के बीच से हमारे सन की ग्रेविटी ने प्लैनेट 9 को पास से गुजरते एक पड़ोसी से चुरा लिया होगा। तो जरा इस बारे में सोचिए, एक एलियन स्टार है और उसके आसपास एक प्लैनेट बन जाता है, यही है प्लैनेट 9। तभी पास से सन गुजरता है और ये इतना करीब होता है कि ये प्लैनेट 9 को अपने साथ चुराकर गैलेक्सी में ले आता है। ये बात साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन शायद हमारे सन का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकता है। इस बात के एविडेंसेस हैं कि आज हमारे सोलर सिस्टम में जो कॉमेट्स हैं, उनकी शुरुआत शायद हमारे सोलर सिस्टम में ना हुई हो, उन्हें दूसरे स्टार्स ने चुराया हो। और अगर ऐसा है तो ये सोचना अजीब नहीं है कि कोई ऐसा प्लैनेट जो किसी और स्टार के इर्द गिर्द बना है, वो किसी और तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में आकर हमारी फैमिली का हिस्सा बन गया होगा। हमारा 9th प्लैनेट किसी दूसरे स्टार से मिला है, ये थियरी काफी अच्छी लगती है क्योंकि इसके जरिए प्लैनेट 9 की अजीब सी इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह समझने में मदद मिल सकती है। जो हमें इफेक्ट्स नजर आते हैं उन्हें रिप्रोड्यूस करने के प्लैनेट 9 को एक जबरदस्त इलिप्टिकल ऑर्बिट पर होना चाहिए जो इसे सन से बहुत दूर ले जाए, और ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये अपने आप उस ऑर्बिट में कैसे पहुंच गया। इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लगती है कि ये किसी बहुत दूर वाले ऑर्बिट में रहा होगा और पास से गुजरने वाले किसी स्टार ने इसे खींच लिया होगा, या इसने किसी और स्टार का चक्कर लगाना शुरू कर दिया होगा और फिर सन ने उसे उस स्टार से खींचा, जिसके बाद ये हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट बन गया। तो इस बात की गुंजाइश ज्यादा है कि ये यहाँ पैदा होने की बजाय उस ऑर्बिट से ताल्लुक रखता होगा। लेकिन अगर प्लैनेट 9 वाकई किसी और स्टार से निकला है, तो हम पक्के तौर पर कैसे जानेंगे कि ये एक एलियन विजिटर है? इसके लिए हम प्लैनेट 9 का एक डीएनए टेस्ट करना चाहेंगे। इसकी सरफेस से कुछ मटेरियल लेंगे और उस चीज को ढूंढेंगे जो हमारे हिसाब से हमारे सन के आसपास नहीं बन सकती, क्योंकि ये हमें हमारे सोलर सिस्टम में कहीं नजर नहीं आती। हो सकता है कि हमें इस पर अच्छी नजर डालने के लिए और इसके केमिकल कंपोजिशन को जानने के लिए एक प्रोब भी भेजना पड़े, ताकि हम इसकी ऑर्बिट के बारे में सही जान सकें। इस तरीके से शायद हमें ये पता लगे कि कुछ ऐसे सॉलिड एविडेंसेस हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये यहाँ बना है या ये कहीं और बना है। लेकिन इससे पहले कि हम प्लैनेट 9 तक कोई प्रोब भेजें, पहले तो हमें इसे ढूंढना पड़ेगा। माइक ब्राउन जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके मिल सकने वाली जगह को मैथ के जरिए और नैरो डाउन करके इस चैलेंज को थोड़ा आसान बना दिया है। फिलहाल हम ये जानते हैं कि प्लैनेट 9 आसमान के जिस हिस्से में है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि हम इसके बारे में थोड़ा और बेहतर जानते हैं। हमने आसमान के उस इलाके को पिन पॉइंट कर लिया है जहाँ ये मौजूद है और वो बस इतना बड़ा है। ये भी काफी बड़ा हिस्सा है, लेकिन पूरे आसमान के मुकाबले ये कहीं छोटा है। माइक का आसमान वाला ये हिस्सा ओरायन के कॉन्स्टेलेशन के नजदीक है। इन्हें प्लैनेट 9 को ढूंढने के लिए सर्दियों तक इंतजार करना पड़ेगा। जब ओरायन आसमान में सबसे ऊंचाई पर होगा, तब ये हवाई में मौजूद सुबरू इंफ्रारेड टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। इस टेलीस्कोप को डीप स्पेस के कोल्ड बैकड्रॉप्स में बहुत दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बेहद हल्के हीट सिग्नेचर्स को भी पकड़ने के लिए फाइन ट्यून किया गया है। बेशक प्लैनेट 9 जमा हुआ हो, फिर भी ये स्पेस से ज्यादा गर्म होगा और इस कमाल के टेलीस्कोप को टेम्परेचर में बस इतना मामूली सा फर्क ही चाहिए होता है।
हम आसमान के उसी एरिया में कुछ हफ्तों के अंतर पर ली गई 2 पिक्चर्स को देखना चाहते हैं। स्टार्स तो मूव नहीं करते, लेकिन इन 2 पिक्चर्स को बैक एंड फोर्थ फ्लैश करने के दौरान आप आवाज सुनेंगे। ऐसा तब होता है जब बैकग्राउंड स्टार्स के सामने कोई चीज सन के चारों तरफ घूमती है। इसी तरह प्लूटो को ढूंढा गया, और अगर 9th प्लैनेट मौजूद हुआ तो हम उसे ऐसे ही खोजेंगे। प्लैनेट 9 को ढूंढने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन जब हम इसे ढूंढ लेंगे तो साइंटिस्ट्स इसकी लाइट को एनालाइज कर पाएंगे और इसमें छुपी हल्की सी चमक रॉक, आइस या गैस का केमिकल सिग्नेचर हो सकती है। ऐसा होने पर प्लैनेट 9 की पहचान का आखिरकार खुलासा हो ही जाएगा। उससे आगे क्या कुछ है, ये एक मिस्ट्री है। लेकिन शायद सबसे एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट यही है कि प्लैनेट 9 कई मून्स की फैमिली का घर हो सकता है। यह भी हो सकता है कि किसी ऐसे मून पर लाइफ मौजूद हो जिसकी सन से दूरी 100 बिलियन माइल्स है। अगर प्लैनेट 9 वाकई है तो यह सोलर सिस्टम के बर्फीले बाहरी हिस्सों में होगा, लेकिन सन से 100 बिलियन माइल्स दूर भी लाइफ का होना मुमकिन है। खुद इस प्लैनेट पर नहीं, बल्कि इसके मून्स के अंदर। हम काफी पहले से ही मून्स को बेहद मामूली जगह मानते आए हैं, पर कमाल की बात है कि लाइफ मिलने के हिसाब से ये सबसे अच्छी जगह हो सकती है। हमारे सोलर सिस्टम में ही प्लैनेट्स के मुकाबले प्लैनेट्स के मून्स पर लाइफ मिलने की गुंजाइश ज्यादा है। मून्स एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स के लिए काफी एक्साइटिंग होते हैं, क्योंकि कभी-कभी इनमें लिक्विड वाटर हो सकता है, चाहे यह सन से कितने ही दूर क्यों ना हो। और इसकी वजह होती है टाइडल हीटिंग। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स पर मौजूद मून्स को उनके पेरेंट प्लैनेट की ग्रेविटी बार बार कुचलती और समेटती जाती है। इससे हीट पैदा होती है और बर्फ पिघलने से लिक्विड वाटर के अंडरग्राउंड समुद्र बन जाते हैं, और लाइफ के लिए पानी जरूरी है, ये हम जानते हैं। यूनिवर्स एक बहुत ही अमेजिंग जगह है और इसमें वो सब होता है जो इम्पॉसिबल नहीं है। प्लैनेट 9 वो पहली जगह नहीं है जहां मैं लाइफ को ढूंढूंगा, और ना ही शायद प्लैनेट 9 का मून वो जगह होगी। लेकिन अगर किसी बड़े प्लैनेट के काफी नजदीक मून्स होंगे तो टाइडल फोर्सेस उन्हें गर्म कर सकती हैं, और बेशक अर्थ से सन की दूरी से भी उनकी दूरी सैकड़ों गुना ज्यादा हो और आप सोचेंगे कि वो जमे हुए हैं, फिर भी उनके अंदर शायद हीट हो सकती है, लिक्विड ओशियंस हो सकते हैं और उनकी वजह से लाइफ हो सकती है। Who knows? अगर प्लैनेट 9 का साइज साइंटिस्ट्स के प्रेडिक्शंस जितना ही बड़ा है तो इसके कई मून्स हो सकते हैं, और ऐसे किसी मून पर गर्म सॉल्टी ओशंस हो सकते हैं जहां लाइफ सरवाइव कर सके। तो अगर प्लैनेट 9 मिलता है और इसके आईसी मून्स होते हैं और इन आईसी मून्स की ऑर्बिट एकदम सही होती है तो इसके अंदर हीट मौजूद हो सकती है। ऐसे में सन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है जो ऐसे मून की इंटरनल जियोलॉजी से गर्म हो। वहाँ पानी वाले गीजर्स हो सकते हैं जो हमें सैटर्न और जुपिटर के मून्स पर से निकलते नजर आते हैं, और यही सब प्लैनेट 9 पर भी हो सकता है। तब सवाल उठेगा, क्या वहाँ मून्स है? और अगर ये मून्स प्लैनेट्स के काफी नजदीक है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस की वजह से गर्म हो सकते हैं। तो हो सकता है लाइफ को ढूंढने की जगह प्लैनेट 9 नहीं बल्कि उसके मून्स होंगे। ऐसे प्लैनेट 9 के बारे में सोचिए जिसके कई बड़े बड़े मून्स हो। ऐसा सबसे नजदीकी मून प्लैनेट 9 की जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म होता है। यहाँ लाइफ नहीं है, यहाँ जो भी पानी था वो लाखों साल पहले उबला था, जिससे रॉक की एक गर्म और एरिड बॉल बनी। इससे भी और आगे एक दूसरा बड़ा सा मून है, और ये नई दुनिया एक चमकदार व्हाइट वाटर आइस से घिरी है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट छिपा है, गर्म लिक्विड वाटर का एक बड़ा सा ओशन, जिसे ओशन फ्लोर पर मौजूद वोल्केनिक वेंट्स गर्म करते रहते हैं। इस छिपी हुई दुनिया में एक्टिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है, और ये हल्के रंग के बेहद अजीब एक्टिव क्रिएचर्स को पाल भी सकती है। हम लाइफ को जोड़ते हैं सन के साथ। हमारे हिसाब से अर्थ पर जिंदगी की शुरुआत ऐसे हुई, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमें सन की जरूरत नहीं। ओशन के बॉटम में ऐसे ट्यूब वर्म्स हैं जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बल पर जिंदा है। उन्हें अपनी जरूरत के सारे केमिकल्स और हीट अर्थ के अंदरूनी हिस्से से मिल जाते हैं।
ऐसा होना नामुमकिन नहीं है। कई डिकेड्स पहले अगर कोई ऐसी बात कहता तो शायद लोग उसकी बात पर हंस देते, लेकिन उसके बाद हम एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में मौजूद लाइफ के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं कि अब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो के आगे भी किसी प्लेनेट पर लाइफ हो सकती है। जहाँ भी एनर्जी है, जहाँ भी हीट है, वहाँ हो सकती है लाइफ, यहाँ तक कि प्लैनेट 9 पर भी। एक अच्छी खबर है, अगर प्लेनेट 9 का एक एक्टिव वाटरी मून है तो हम शायद उसे अपने टेलीस्कोप से देख पाएं। जुपिटर और सैटर्न के एक्टिव मून्स रात में सबसे चमकदार नजर आते हैं। इसकी वजह है वो गर्म पानी जो इसकी सतह में मौजूद दरारों से निकलता है और फिर उसके जमने से पानी की सफेद लेयर्स बन जाती हैं। अगर प्लेनेट 9 के मून्स पर लिक्विड ओशंस होंगे तो उनकी सरफेस भी ब्राइट दिखनी चाहिए। प्लेनेट 9 और इसके मून्स को देखने की दौड़ जारी है, लेकिन जब इसकी पहली पिक्चर अर्थ तक पहुंचेगी तो हमें क्या नजर आएगा इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जहाँ तक प्लैनेट 9 को ढूंढने की बात है, मुझे कमाल की टेंशन महसूस होती है। हमारे पास जायंट टेलीस्कोप्स है जो आसमान में इसे ढूंढते रहते हैं, तो मैं बड़ी उम्मीद से इसके मिलने का इंतजार कर रही हूँ। मेरी बेटी को लगता है कि प्लैनेट 9 पिंक है और उस पर पर्पल डॉट्स हैं। शायद उसकी बात सही हो। अगर और जब हमें प्लैनेट 9 मिल जाता है तो उसके बाद से अपने सोलर सिस्टम के बारे में हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। ये बहुत ही एक्साइटिंग बात है। अगर ये मौजूद है तो हमें जरूर सिग्नल देना होगा कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमें अभी बहुत कुछ जानना है। हमने इसमें जितने सीक्रेट्स की मौजूदगी सोची है, ये उससे भी कई गुना ज्यादा होंगे।